हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल. दिस इज वलिया एंड आई एम वेरीफाइड एजुकेटर एट एन अकेडमी. सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का कोर्स स्टार्ट किया था, जो कि हमारी डेट कैटेगरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं. मैं इसमें आपको काफी करा चुकी हूँ कवर. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफी अप्रोचेस करा चुकी है इसकी. तो आज हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. मैं टेट कैटेगरी में अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ. अगर आपको मेरी कुछ साइकोलॉजी की क्लासेस हैं इसमें, अगर आप वो देखना चाहें तो आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं. प्लस मेरी कुछ फ्री लेसन्स भी हैं जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर काफी पार्ट कवर करा रखा है और प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर करा रखे हैं. दिस इज माय रेफरल कोड walia.anabia-8118. अगर आपको स्पेशल क्लासेस में जाने के लिए ये कोड की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ के थ्रू कोड में जा सकते हैं. और ये स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में मेन डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका हर साल आता है. तो जो मीनिंग होता है क्वालिटेटिव रिसर्च का वो क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी दैट डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ऑन ह्यूमन एंड सोशल साइंसेज टू फाइंड द वे पीपल थिंक एंड फील. क्वालिटी का मतलब ये है कि आप चीजों को क्वालिटेटिवली जज कर रहे हो. क्वालिटेटिव रिसर्च में कि आप चीजों को देखते हो कि लोग किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या लोगों के पर्सपेक्टिव्स है, कैसे लोग सोचते हैं, कैसा फील करते हैं. लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की इसी के कंपैरेटिव में बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट इज यूज्ड टू जनरेट न्यूमेरिकल डाटा एंड हार्ड फैक्ट्स. जब आप न्यूमेरिकली किसी चीज को जज कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, न्यूमेरिकल डाटा को जनरेट कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हो, लॉजिकल लगा रहे हो, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, तो ये आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है. क्वालिटेटिव रिसर्च का जो नेचर होता है वो हॉलिस्टिक होता है कि आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव्स चेक कर रहे हो. लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप पर्टिकुलरिस्टिक होते हो, मतलब आप किसी एक पॉइंट के ऊपर, किसी एक चीज के ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है. जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में जो अप्रोच होती है वो सब्जेक्टिव होती है, मतलब कहीं ना कहीं बायसनेस होती है कि हमें क्या चीज रिसर्च करनी है. लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमारा जो मेन अप्रोच होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है. हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर चलते हैं. जो हमारा रिसर्च टाइप होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, वो एक्सप्लोरेटिव होता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, चीजों को एक्सप्लोर करके आप रिसर्च करते हो. लेकिन यहाँ क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम कंक्लूसिव हो जाते हैं. यहाँ हमें कंक्लूजन निकालना होता है, हमें एक फाइनल रिजल्ट देना होता है. तो यहाँ पे हम कंक्लूजन करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करके देखते हैं. यहाँ पर हम जो भी चीज करेंगे, जो भी रिसर्च कंडक्ट करेंगे न्यूमेरिकली, उसका हमें प्रॉपर्ली कंक्लूजन लेके आना होता है, प्रॉपर्ली एनालिसिस करना होता है. जब हम रीजनिंग करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में तो हम जो अप्रोच लेके चलते हैं वो स्पेसिफिक टू जनरल लेके चलते हैं, एग्जांपल्स टू थ्योरी. लेकिन जब हम डिडक्टिव में लेते हैं और जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हमारी जो अप्रोच होती है वो रीजनिंग का जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है कि आप थ्योरी से कंक्लूजन निकालते हैं. तो ये होती है हमारी जनरल टू स्पेसिफिक होती है, जबकि जो हमारी इंडक्टिव होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है. हमारा जो हम सैम्पलिंग करते हैं अपने रिसर्च करने के लिए, वो हमारा पर्पसिव होता है. मतलब आप पर्पसिव, आपको पता होता है कि आपको किसके ऊपर रिसर्च करनी है, आप कौन सा पार्ट आप ले रहे हो, तो आप अपने पर्पस के थ्रू आप अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हो. जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम रेंडमली सिलेक्ट करते हैं ताकि किसी तरह की कोई बायसनेस ना आए. इसीलिए जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है और जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि हम पर्पस लेकर रिसर्च करते हैं. जो हमारा इंक्वायरी का प्रोसेस होता है, हम किस तरह से अपनी थ्योरी में, किस तरह से अपने रिसर्च में चीजों को इंक्वायर कर रहे हैं, वो हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है. लेकिन यहाँ पे हमें कंक्लूजन निकालना होता है तो हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. हम इसमें जब रिसर्च में अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं, तो हम जनरेट करते हैं. लेकिन यहाँ जो हम बना चुके होते हैं उनको टेस्ट करना कि हमने जो अपनी नल हाइपोथेसिस बनाई है वो रिजेक्ट होनी चाहिए और जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए. ये चीज हम यहाँ लेकर चलते हैं, इस अप्रोच के साथ हम चलते हैं. जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च में जो रिजल्ट हम निकालते हैं वो हमारी एक तरह से हमारी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है जो हम डेवलप करते हैं. लेकिन यहाँ जब हमारा रिजल्ट निकलता है तो हमारा वो फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन होता है. मतलब यहाँ आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, यहाँ आपका प्रॉपर जजमेंट आ जाता है फाइनल. तो ये डिफरेंस था हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च का. नेक्स्ट आता है हमारा पायलट स्टडी. पायलट स्टडी क्या होता है? पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं इसको, पायलट टेस्ट भी बोलते हैं, पायलट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. पायलट का मतलब ही क्या होता है कि आप एक चीज को पहले टेस्ट करके देखते हैं. आपने किसी भी बड़ी स्टडी करने से पहले, कोई भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप एक छोटा, जैसे अगर हम देखा जाए तो अगर आप जनरली बच्चों को जो पीएचडी में अपना टॉपिक लेना होता है, उससे पहले बच्चा कहीं ना कहीं वो एमए में अपना टॉपिक ले चुका होता है डिसर्टेशन के लिए. बहुत चीजें होती है कि आप कोशिश करते हो कि फिर आप उसी को आगे फर्दर रिसर्च पे करिए. जो बच्चे एमफिल में
कुछ टॉपिक्स ले लेते थे जिन पे वो 2 साल के एक थीसिस करते थे, उसी को आगे ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देके वो फिर पीएचडी कर लेते हैं। तो एक तरह से पायलट स्टडी जो होती है आपकी टेस्टिंग होती है कि आप कैसे जो आप अपना कंप्लीट रिसर्च करना चाह रहे हैं आगे, उसमें आप पहले से ही करके देख लें, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको फुल स्केल रिसर्च में कितना टाइम लगेगा, क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम आपको लगेगा, कौन कौन से सैंपल्स की जरूरत आपको पड़ेगी। तो पायलट स्टडी उस स्टडी को बोलते हैं। अ स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू इवेलुएट फिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, कॉस्ट, एडवर्स इवेंट्स एंड इम्प्रूव अपॉन द स्टडी। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्टडी में क्या कमी है, आगे आपको जाके किस चीज को इम्प्रूवमेंट करना होगा, आपको स्टडी डिजाइन किस तरह से बनाना होगा ताकि आपके प्रॉपर रिजल्ट्स आ सके फुल स्केल रिसर्च से पहले। तो पायलट स्टडीज को बोलते हैं। दिस इंश्योर्स दैट द एक्सपेरिमेंट मेजर्स what it should and that everything is set up right, कि जो आप करने जा रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है। With a pilot study you can get information about the errors and the problems and improve the design before putting a lot of effort into the real experiment। जब आप pilot study करते हैं तो you can get information कि आपको कहाँ आप में क्या कमी रह गई, क्या errors है, क्या problems है, और आप अपने designs को कैसे improve कर सकते हैं, आपको किन efforts को लगाने की जरूरत है अपने experiments में। तो through the pilot study you can get this information in a proper manner। सो अब हम इनके कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए जो हम लोगों ने पढ़ा है। और से प्रीवियस लेसन्स में भी मैंने जो आपको पढ़ाई, ये क्वेश्चंस उन्हीं के बेसिस में है। सो इन विच रिसर्च इज डिजाइन सैम्पलिंग इज लीस्ट नेसेसरी। इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च डिजाइन है जिसके अंदर सैम्पलिंग की जरूरत हमें सबसे कम होती है? कंपैरेटिव एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, केस स्टडी एंड कोरिलेशन स्टडी। तो अगर ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी क्योंकि ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेसन्स में, तो आप लोग के लिए इसका आंसर देना आसान हो जाएगा। कि जो कंपैरेटिव एनालिसिस होती है इसके अंदर भी हमें रिसर्च डिजाइन बनाना होता है जब आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपका प्रॉपर एक रिसर्च सिस्टमैटिक स्टडी होती है, इसके अंदर भी आपको रिसर्च डिजाइन प्रॉपर्ली बनाना पड़ता है सैम्पलिंग का। कोरिलेशन स्टडी जब आप चीजों को कोरिलेट करके स्टडी करते हैं, यहाँ पर भी आपको रिसर्च डिजाइन में सैम्पलिंग की जरूरत होती है। लेकिन जब आप केस स्टडी करते हैं, केस स्टडी आपका इन डेप्थ स्टडी होता है, जब आप किसी पर्सन के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर एक इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको रिसर्च डिजाइन की सैम्पलिंग की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाता है जहां पर आपको रिसर्च डिजाइन सैम्पलिंग की सबसे कम जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एप्टीट्यूड टेस्ट शुड एसेंशियली पोजेस। जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके अंदर क्या चीजें पोजेस होनी चाहिए? कंटेंट की वैलिडिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी होनी चाहिए, कंकरेंट वैलिडिटी होनी चाहिए, या फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। हम जानते हैं जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करो, जो जनरली आपका नेट में भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो उसमें करते क्या है कि आपको किस चीज के अंदर क्या आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, आपको प्रेडिक्शंस क्या प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं ना हम लोग, कि पता चले कि बच्चा कैसा है, उसकी जनरल एप्टीट्यूड कैसा है, उसका मेंटल एप्टीट्यूड कैसा है। तो प्रिडिक्शन होती है ना एक तरह से कि आपको चेक करना कि आप वो काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो आपका होता है ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होती है। आपके अंदर प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कराया जाता है। In a study, students of an elementary school were taken up to explore the effect of malnutrition on their wellness lifestyle। जब आप कोई स्टडी कर रहे हैं और आप चेक कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन पे आपने स्टडी किया और आपने चेक किया कि उनके ऊपर किस मालन्यूट्रिशन का इफेक्ट आप चेक कर रहे हो उनके वेलनेस लाइफस्टाइल पे ऊपर। In terms of research design, which of the following will be the most appropriate for such a situation? इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट रिसर्च डिजाइन कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था जब मैंने आप लोगों को रिसर्च के डिजाइन पढ़ाए थे, टाइप्स पढ़ाए थे, तो उसमें बताया था कि जो हम जब जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं किस जिस कॉज देखने के लिए, फिर हम इफेक्ट चेक करते हैं। जब आप कॉज और इफेक्ट का जब आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो ना, तो ये सिर्फ आपके एक्सपोज फैक्टर रिसर्च डिजाइन में ही आता है। क्योंकि फील्ड स्टडी डिजाइन तो आपके तरह से फील्ड का हो गया, लेबोरेटरी डिजाइन आपका पूरा कंट्रोल में आ गया जब आप लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव डिजाइन भी डिफरेंट हो जाता है, ये भी आपका कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव का ही पार्ट है। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च एक ऐसा पार्ट है जो आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। मैंने इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर आप अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स पर जनरली जो हम लोग कराते हैं मिड डे मील स्कीम का आप एक इफेक्ट चेक करना चाह रहे हो, आप देख लो कि आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं उनका जो ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स आपने चेक किया कि जब उनको प्रॉपर मील दिया जा रहा है तो उनकी हेल्थ में एक अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। तो आपने एक इफेक्ट चेक किया कि जो हम मिड डे मील स्कीम चलाई थी हमने, उसका जो इफेक्ट आया बच्चों पर, उसकी हेल्थ का बहुत अच्छा इफेक्ट आया। तो इससे आपको ये पता चलता है कि आप एक इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं मालन्यूट्रिशन को इफेक्ट किया बच्चों का, चेक किया कि उनके वेलनेस लाइफस्टाइल से आपने उनकी हेल्थ को चेक किया। तो कॉज क्या था कि आप पहले देख रहे थे कि बच्चों की हेल्थ खराब थी, लेकिन आफ्टर द मिड डे मील स्कीम जब आपने बच्चों को एक मिड डे मील देना शुरू किया तो उसके बाद बच्चों की हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये आपने एक इफेक्ट चेक किया। तो ये होता है हमारा एक्सपोज फैक्टर रिसर्च डिजाइन, जिसके अंदर हम कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को देखते हैं। तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, जो ऑलरेडी नेट में आ चुका है। ये वही क्वेश्चन है जो नेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैंने वही क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस में। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ये मैंने सब पढ़ा दिया आपको, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, और ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या होती है। नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में क्या आता है, जहां पर आप प्रॉपरली किसी भी ग्रास रूट ऑब्जर्वेशन को करके देख रहे हैं। प्रेफर करना इंडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम द ग्रास रूट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कवर करना किसी भी इमर्जेंट डिजाइन को। तो ये आपका नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी में आ जाता है। फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च होती है आपकी जब आप किसी फिनोमिना के ऊपर रिसर्च करो, किसी की पर्सपेक्टिव को देख रहे हो, तो ये आता है आपका फोर्थ ऑप्शन। फिर आता है आपका एथनोग्राफिक, जब आप लोगों के कस्टम्स को, उनके बिलीव्स को चेक करते हो, उसके डिस्क्रिप्शन को देखते हो, एथनोग्राफिक रिसर्च। जब आप ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च करते हो, तो जब आप किसी ग्रास रूट ऑब्जर्वेशन करो, बिल्कुल ग्राउंड में जाके जब आप किसी रिसर्च को कर पा रहे हो, तो ये आपका होता है थर्ड। तो इसलिए ये होता है हमारा इसका आंसर। आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल पढ़ लीजिएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, research concerned with the derivation of generalizations of broad applicability and only secondarily with any practical value is called। हम जानते हैं जब आप किसी भी चीज की ब्रॉड एप्लीकेशन पे रिसर्च करते हो, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू को चेक करने के लिए, तो ये आपकी फंडामेंटल रिसर्च कहलाती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। सो स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।